मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे खास मेहमान जो बेहद मजबूती से सरकार का पक्ष रखते हैं, सरकार का विजन जनता तक पहुंचाते हैं और विपक्ष के आरोपों का बखूबी जवाब देते हैं। मैं बात कर रही हूं कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी का जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत किया जाए। मैं अनुरोध करूंगी हमारे न्यूज 18 हरियाणा हिमाचल के कंसल्टिंग एडिटर मुकेश राजपूत जी से कि नरेश चौहान जी को मंच पर लेकर आएं और अगले सेशन की शुरुआत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ओवर टू यू मुकेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सहयोगी जैस्मीन बार बार कह रही है कि नरेश चौहान जी को लेके आओ लेके आओ। अब जनता छोड़े तो मैं लेके आऊं ना। बहुत प्यार हो गया जनता को आपसे। ये जनता हमारी अपने शहर की है, इन्हीं के साथ आगे बढ़े हैं। स्टूडेंट लाइफ से जो भी जीवन रहा है, तो हमारे बीच कभी पार्टी वाला नहीं रहा कि कौन किस पार्टी से है, किस विचारधारा से है। शहर के अंदर शहरदारी सबसे इम्पोर्टेंट, और सभी कोई हमारे सीनियर्स हैं, कोई हमारे साथी हैं, तो वो प्यार मोहब्बत हमेशा बनी रहनी चाहिए। वो समाज का ताना बाना जो बनता है उससे और मजबूत होता है। राजनीति मेरा हमेशा एक सोच रहती है कि हमें एक ऐसे सिस्टम में जाने की जरूरत है कि राजनीति आप समझे केवल 4 महीने होने चाहिए जब चुनाव आता है, और उसके बाद वो खत्म होनी चाहिए। हम सबको अपने प्रदेश के विकास के लिए लग जाना चाहिए। कोई सत्ता पक्ष में जाएगा, कोई विपक्ष में जाएगा, परमानेंट कोई किसी जगह नहीं है। सबका ध्येय एक होना चाहिए कि हम अपने प्रदेश को, अपने स्थान को, जिला को आगे ले जाने में एक दूसरे की मदद करें। जी, आपसे पहले इस मंच पर इस प्रदेश के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, आपकी पार्टी से विक्रमादित्य हमारे साथ थे, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, राजीव बिंदल साहब, सुरेश भारद्वाज, राकेश सिंघा जी। तो क्योंकि सरकार आपकी है और मीडिया का काम सरकार से सवाल पूछने का है, पहला सवाल तो ये है कि ये जो 2 साल आपके बीते, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? 2 साल 5 साल में एक छोटा सा अरसा है, लेकिन ये समय ऐसा रहा जब ना तो प्रकृति ने आपका साथ दिया, ना विधायकों ने आपका साथ दिया, ना जो आपके नाम पर वोट मांग के आए थे उन्होंने आपका साथ दिया। साथ छोड़ते चले गए और ऐसी छोटी बड़ी गलतियां आप करते रहे कि हिमाचल जैसा छोटा प्रदेश ना चाहते हुए भी ऐसी ऐसी खबरों में सुर्खियों में आया जिसको पढ़ के या देख के हंसी आती थी। देखिए, स्वाभाविक तौर पे हिमाचल प्रदेश में बदलाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मैं हमेशा कहता हूं कि चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज था कि हमारे पास जो खजाना था वो टोटली खाली छोड़ के गए। बहुत हालात बहुत खराब थे। खाली मीन्स खाली। आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम तो भाग के छोड़ के गए। इसी मुद्दे पे आऊंगा। दूसरा चैलेंज आया नेचर का। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसी आपदा आई जिसमें बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने अपनी जान माल का नुकसान हुआ, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, सबके सामने पूरी दुनिया ने देखा। वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद स्वाभाविक तौर पे राजनीतिक चैलेंज भी आया। ये भी पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक चुनी हुई सरकार को जनता द्वारा लोकतंत्र में उसको गिराने का प्रयास किया गया, और सबके सामने दल बल का मिसयूज हुआ। जो लोग गए क्यों गए, लेकिन उसके बावजूद, इन चैलेंजेस के बावजूद 2 साल का जो कार्यकाल रहा हमारी सरकार का, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो इरादे थे, 2 बजट में जो उन्होंने अपनी मंशा साफ की, हमको हिमाचल प्रदेश भविष्य में किस दिशा में ले जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार आएगी चली जाएगी, लेकिन व्यवस्थाएं पिछले 30 साल से नहीं बदल रही। वो छोटी व्यवस्था हो, बड़ी व्यवस्था हो, उसमें परिवर्तन की समय के साथ जरूरत थी। मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री एक आम परिवेश से आते हैं, जैसे हम और आप परिवार से आते हैं, उसका क्या फायदा होता है? उसका ये फायदा होता है आम जन को कि वो हर व्यक्ति की और समाज की हर बात को समझते हैं। एक आम आदमी की क्या समस्या होती है और उसका क्या समाधान हो सकता है, ये हमको इसका फायदा होगा। 2 बजट में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें आगे लाई जो दिशा देगी आने वाले टाइम में। ये ठीक है कि विपक्ष की अपनी मजबूरी होती है, उनका काम है कि सत्ता पक्ष वाले जो भी काम करेंगे उसका विरोध करना, लेकिन ये भी अपने आप में बदलने की आवश्यकता है।
विरोध करने का मतलब, विपक्ष में बैठने का मतलब विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध बड़ा सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए। प्रदेश हित में और जनता के हित में जो काम होने चाहिए वो मिलकर करने की आवश्यकता है। उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी जनता के चुने हुए लोग हैं। अल्टीमेटली सबने जनता के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए काम करना है। और हमारा छोटा सा राज्य, पहाड़ी राज्य है, इसको विकास की दृष्टि से अगर बड़े राज्यों के बीच खड़ा करना है तो उसके लिए सबको, प्रदेशवासियों को भी मेहनत करने की जरूरत है और सबके साथ की जरूरत है। मैं समझता हूं उस दिशा में हम 2 साल कुछ नींव हमने रखी है। अगर आप बात करें कि हमने कुछ ऐसे फैसले लिए बागवानों के लिए, किसानों के लिए, तो वो अपने आप में जरूरी थे। लीक में चला जा रहा है, हर साल 50 पैसा बढ़ रहा है, 50 और बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है 20 साल से। नया कब करोगे? नया एक्सपेरिमेंट्स कब करोगे? प्रदेश को अपने पांव पे आर्थिक स्थिति से कब खड़ा करोगे? क्या उसके लिए फैसले लेने की आवश्यकता नहीं है? केवल आप दिल्ली की तरफ देखते रहोगे कि स्पेशल पैकेज मिलेगा, वहां से योजनाएं तो भारत सरकार ने सारी स्पॉन्सर्ड कर दी। स्टेटों के पास कोई अब कुछ नहीं है, सारी स्कीमें भारत सरकार बना के देती है। सड़क भी भारत सरकार बनाएंगी प्रोजेक्ट में, नाबार्ड से पैसा भारत सरकार, हेल्थ मिशन में पैसा भारत सरकार, एजुकेशन में पैसा भारत सरकार। स्टेटें तो नाम मात्र के लिए रखी गई है। बुरा क्या है? सारा स्टेट के अधिकार है। स्टेट को अपने हिसाब से बजट बनाना चाहिए, स्टेट की प्लानिंग अपने हिसाब से होनी चाहिए। ये तो टोटल कंट्रोल कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। ये काम भारत सरकार का थोड़ी है, हमारे फेडरल सिस्टम है, लोगों की चुनी हुई सरकारें हैं। हर सरकार को, हर राज्यों को अपने हिसाब से अपने प्रदेश के लिए विकास का मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है। आपने पूरी तरह कंट्रोल कर दिया। ये कह रहे हैं कि जो सारी चीजें हैं आप उस चीज को रिपीट कर रहे हो, तो मेरे को थोड़ा सा जो दर्शक इन चीजों को नहीं समझते हैं, मान लो एक आम आदमी है, उसको तो सड़क चाहिए। अब वो सड़क जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बना के दे रही है, या उसका पैसा जो है नितिन गडकरी साहब का जो मंत्रालय है वहां से आ रहे हैं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी की बात कर रहा हूँ। ये बहुत, इस पे तो खैर ये मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि नॉट ओनली मैं हिमाचल के संदर्भ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर राज्यों के अधिकारों की बात कर रहा हूँ। सिंघा साहब बैठे हैं, ये अक्सर बात करके कि फेडरल सिस्टम में राज्यों के क्या अधिकार होने चाहिए। सड़कें, पानी की स्कीमें, बिजली की, हेल्थ की सारी स्कीमें अगर भारत सरकार करेगी, राज्य सरकारों को क्या करना है, क्या काम करना हमको? हम कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी है भारत सरकार के कि हमने पैसा दे दिया ये काम कर दो। पैसा तो हमारा है, फेडरल सिस्टम, टैक्सेस हमारे हैं, जनता के हैं। इनकम टैक्स का सारा पैसा भारत सरकार के पास जाता है, जीएसटी का सारा पैसा भारत सरकार के पास जाता है। हमारे मित्र विपक्ष के कई बार ये बात करते हैं कि भारत सरकार ने दे दिया जी। क्या दे दिया? हमारे अधिकार है, क्या दिया? बताओ 2 साल में कोई स्पेशल पैकेज लाए हो? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बताइए। आपदा आई, बुरा वक्त रहा, खजाना खाली था, मोदी जी का बड़ा स्नेह हमारे से है, हिमाचल वासियों से। क्या स्पेशल पैकेज मिला? कोई सहायता मिली? एक आरोप आप पे ये लग रहा है कि जब आपकी सरकार आनी थी तब आपको पता था खजाना खाली है, उसके बावजूद आपने सत्ता में आने के लिए, अगर दूसरे शब्द का प्रयोग करूं तो हथियाने के लिए, आपने ऐसे ऐसे वायदे कर दिए जिन वायदों को निभाने के कोशिश की आपने, और उसके बाद बैकफुट पे आपको आना पड़ा। आपने बिजली की सब्सिडी खत्म कर दी, पेंशन देने में आपको समस्या आने पड़ी, जो सैलरी है वो लेट करना आपने शुरू कर दिया, पेंशन लेट करनी शुरू कर दी, हर एक चीज में जो है वो महंगाई लगातार बढ़ती चली गई। वैट जो है वो डीजल पे बढ़ा दिया और राज्यों की तुलना में 7 रुपए यहाँ पे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। मुकेश जी, वोट पॉलिटिक्स से किए हुए काम प्रदेश को बर्बाद करेंगे। आज आप मेरी बात नोट रखना। हमें हर वक्त वो फैसले नहीं करने जो केवल मात्र हमारी वोट की राजनीति के हो। हमें फैसले वो करने हैं जो प्रदेश के लिए जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। अपने घर को, अपने राज्यों को कैसे मजबूत बनाना, कैसे वो खड़ा होगा, योजनाएं उस तरह की होनी चाहिए, सोच उस तरह की होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण वंश पिछले 5 साल, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल की जो सरकार थी भाजपा की, वो बड़ी रिलैक्स्ड सरकार थी। कोई विजन नहीं, कोई भविष्य की योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, क्योंकि पैसा मिलता रहा। भाग्य की बात थी, जो हमारा बजट था, आप समझें, जो डेफिसिट था, ग्रांट जो थी वो 37,000 करोड़ के करीब थी। उसमें एक ऑप्शन थी कि आप पहले 3 साल कितना पैसा उसने लेना चाहते।
10,000 करोड़ मिला। अब छोटे से राज्यों को अगर आपकी जेब में 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया तो आप तो मजे से चलाओगे स्टेट को, आपकी टेंशन खत्म। आपने भी तो 30,000 करोड़ ले लिए। अब मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। अगले वर्ष आपने 10,000 करोड़ लिया, अगले वर्ष आपने 8,500 करोड़ मिला, फिर 6500 करोड़ मिला। आज क्या स्थिति आ गई, उसमें से सिर्फ 3200 करोड़ बचा। अब जो 5 साल पहले जो इन्फ्लेशन था, जो आपकी जेब में पैसा था, वो बढ़ना चाहिए था, ना कि घटना चाहिए। उनका टाइम निकल गया। आपको जो कंपनसेशन मिलना था जीएसटी का, वो मिलता रहा उस दौरान। वो भारत सरकार का था कि इतने साल आपको हम कंपनसेशन देंगे जीएसटी के बदले। आज वो खत्म हो गया। 30,000 करोड़ आपने लिए केंद्र सरकार से या नहीं लिए? हमें तो कोई केंद्र सरकार से बोले, हम तो हमेशा बोलते हैं हर प्लेटफॉर्म में, मुख्यमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं। हमें तो वो दिला दो जो हमारे मित्र हैं, जिनकी सरकार है भारतवर्ष की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे चुन के गए हैं, राज्यसभा में हैं। आप अपनी जिम्मेवारियों को प्रदेश की जनता के प्रति बताएं कि आप लोगों ने दिल्ली में जाके कब पार्लियामेंट के अंदर हिमाचल के हित की बात की, कब मोदी जी से बात की कि सर हमें आफत में है, आपदा तो आई है, आपने भी देखी है। 9,200 करोड़ रुपए का असेसमेंट हुआ है, भारत सरकार की टीमें आई है, वो उसको असेसमेंट को मान के गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिल्ली भेज दिए। भाई कुछ तो दिला दो, बात तो करो। विपक्ष का क्या मतलब है? विपक्ष हिमाचल का है ना, लोग तो हिमाचल के हैं ना। आप सरकार के लिए मत मांगो, आप प्रदेश के लोगों के लिए मांगो ना भाई। हम बार बार कहते हैं इस बात है कि जी वो डिजास्टर वाला पैसा आया, भाई वो तो आता ही है, वो तो पहले ही फिक्स होता। बजट में 2 बार साल में मिलना है हर राज्य को शेयर के हिसाब से, उसको गिना रहे हैं। या सड़कों का, नेशनल हाईवे का जो टूटी है सड़कें, गडकरी साहब आए थे, वो तो बनानी पड़ेगी। नेशनल हाईवेज की किसकी जिम्मेवारी है उसको बनाना, उसको मेंटेनेंस करना? वो तो भारत सरकार की जिम्मेवारी। क्यों लोगों को भ्रमित करने से नहीं फायदा है। इस वक्त समझने की जरूरत है कि हम इकट्ठे होके पहले तो अपने घर के लिए और प्रदेश के लिए लड़ेंगे ना, उसके बाद ही विपक्ष और सत्ता पक्ष होगा। जहां तक प्रदेश में हम एक हैं, ये भावना पे हमको काम करने की आवश्यकता। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत पॉपुलर रहे हैं, एनएसयूआई के नेता हुआ करते थे, अभी भी जाहिर है पॉपुलर हैं तो ही मुख्यमंत्री बने हैं। यारी दोस्ती में बहुत विश्वास रखते हैं। आरोप यह है कि जितने भी इनके यार दोस्त हैं उनको सुक्खू साहब ने सेटल कर दिया, बाकी मंत्री हो एमएलए हो उनकी बातचीत सुनते नहीं है। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे विपक्ष के दोस्त कहते हैं बार बार 2 साल में कुछ चीजें इन्होंने बिल्कुल कॉमन बना दी कि वो बोलना ही बोलना है। दोस्तों की सरकार, आप नहीं बोल पाए मैं बोल देता हूं, ये बार बार इस बात का जिक्र करते। मैं पूछना चाहता हूं, कहां पर बनी दुश्मनों की सरकार आज तक दुनिया? कोई होते हैं कि दुश्मनों को सरकार में रखा जाता है? पहली बात। दूसरी बात, जो आपके जीवन के साथी है, संघर्ष में आपके साथ रहे, पूरे संघर्ष में पार्टी से जुड़े रहे, संगठन से जुड़े रहे, जब आप सत्ता में जाओगे उनको बोल के बाय बाय आप जाइए सब घर, वही होंगे आपके टीम में जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। जब आपका वक्त आया है तो क्यों नहीं होंगे? क्या बुराई है इसमें? मुझे बताएं। आप एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ले लो, मैं दोस्त भी हूं। क्या मैं 40 साल से पार्टी का काम नहीं करता? क्या मेरी मेरिट नहीं है कि जब मेरी पार्टी सत्ता में आए तो मुझे चांस ना मिले? हम पार्टी हमेशा इस बात का जिक्र करती है कि कुछ लोग विधायक बने, उनको मौका मिला, वो मंत्री बने। जो हमारे और लोग होते हैं संगठन में, उसका मतलब ये नहीं कि उनमें विधायक बनने की काबिलियत नहीं होती, लेकिन मौका किसी एक को मिलता है। हम इस बात को हमेशा जिक्र करते हैं कि उन लोगों को जब सरकार बनेगी तो सरकार के साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए। और मैं इस चीज का किसी दिन डिबेट में भी जिक्र करूंगा कि पिछली बार भाजपा की जो सरकार थी उसमें कितने लोग ओएसडी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे, और हम कहां पहुंचे हैं अभी 2.5 साल में। तो बता दीजिए, केवल स्लोगन है। वो 37 लोग से ऊपर थे और हम अभी 10 भी टच नहीं किए। ये स्लोगन्स बना के लोगों को गुमराह करने के लिए। मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। बेच दो, जो बेचना फेंक दो, तो जब मार्केटिंग करो। जब इतना प्रेम प्यार मिल रहा है इस सरकार में, विधायक का टिकट दिया, कांग्रेस के नाम पे वोटें मांगी, फिर वो नाराज होके भाजपा की तरफ क्यों चले गए? क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया? आप क्या जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, नंबर्स होते हुए क्यों भाजपा जीत गई? क्यों हर्षवर्धन जी को भाजपा में जाना पड़ा? तो कहीं ना कहीं तो है केमिकल लोचा।
देखिए, जहां तक आपने सवाल किया कि हर्ष महाजन जी तो चुनाव से पहले ही कांग्रेस को छोड़ चुके थे। अब सवाल ये था, हर जगह महत्वाकांक्षाएं सबकी होती, कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जो महत्वाकांक्षी थे, बार बार दिल्ली में जाके अपनी महत्वाकांक्षा को, मंत्री बनने की इच्छाएं थी, बहुत सारी बातें थी। और साथ में भाजपा ने भी सोचा कि अब ये मौका है सरकार को गिराने का, दोबारा में सत्ता आने का, बैकडोर से। जनता ने तो नहीं, जनता ने तो निकार दिया था। वो एक प्रयास हुआ, सबके सामने हुआ। राज्यसभा का चुनाव भी उसी दौरान था, लोगों ने क्रॉस वोट किया, इधर उधर किया, वो सारी बातें हुई। क्यों किया ये जानना चाहूं। ठीक है, महत्वाकांक्षा थी, दूसरी तरफ से रिस्पांस मिल रहा था। महत्वाकांक्षा थी या मतलब आपके यहाँ पे ठीक है, इज्जत अफजाई में कमी देखिए, रह गई। जो आदमी जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, कांग्रेस के लोगों ने, जनता ने इसलिए जिताया कि वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे। उनको दगा देने के बाद वो उनका अपना फैसला था। परिवार के अंदर पहले सरकारें रही, हिमाचल प्रदेश का इतिहास है। प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार 5 साल रही, आधे लोग शांता कुमार जी के हमेशा विरोध करते रहे, नहीं हमेशा करते रहे। ये कोई तो नई बात थोड़ी थी, पार्टी के अंदर की सरकारों बात में है। चलता रहा। वीरभद्र सिंह भी रहे, पर वो लोग तो चाहे महत्वाकांक्षी विद्या थे। स्टोक्स हों, कौल सिंह ठाकुर हों, मुकेश जी, उनके वो विरोधी लोग रहे, महत्वाकांक्षी लेकिन थे। संभाल लेते थे, आप संभाल नहीं पाए। दूसरी बात, अब एक मॉडल देश के अंदर आया, चुनी हुई सरकारों को गिराना, वो ऑप्शन उनको दिखी। वो तो है, ये मॉडल कोई नई बात थोड़ी। जब कांग्रेस की, ये बहुत कॉमन मॉडल है। जब कांग्रेस की चलती थी ना, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होते थे, तो कार्यक्रम उस वक्त भी यही चलता था। वो हुआ वो उस जमाने। आज तो ओपन है। मैं कई बार जिक्र करता हूं कि जनता पूछती कि वोट डालने का ज्यादा फायदा क्या होगा। अल्टीमेटली बाद में तो सरकार वही बनेगी जो मोदी जी चाहेंगे। तो गिरा के इधर उधर करके नया मॉडल है, ये पहली बार आया। ये तो एक नरेश जी, मैं आपके आपको पास एक ये चीज और वाली बताऊं। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एक कि बहुत यहाँ बड़ा, पे इसमें बड़ा चेंज आया। पहले तो 1/3 देश में कानून इसलिए बनाया गया कि ये प्रॉब्लम थी, लोग इधर उधर जाते थे, डिफेक्शन करते थे। 2/3 के बाद आप डिफेक्शन कर सकते थे। अब नया मॉडल आ गया कि जो है, आप जो है सीधे तौर पे रिजाइन करा दो, दोबारा चुनाव लड़ा दो, रिजाइन करके दोबारा चुनाव लड़ा दो, आपको बन के आ जाओ। तो उस मॉडल के तहत सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को कमजोर करने का काम चला हुआ है। वही काम अटेम्प्ट हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन लोगों के सहयोग से, प्रदेश की जनता की सहयोग से दोबारा से उनमें से कुछ लोग दोबारा विधानसभा नहीं पहुंच पाए और हमारा नंबर 40 हो गया, लोगों का आशीर्वाद दोबारा मिला। अब क्या स्थिति है? क्योंकि अब भी हम ऑफ द रिकॉर्ड जब दोस्तों से, पत्रकारों से, राजनीतिज्ञों से बात करते हैं, तो एक भय का सा वातावरण इस सरकार में बना हुआ है कि पता नहीं कब कौन खिसक जाए, कब किसको ईडी की, सीबीआई की धमकी मिल जाए या लोभ मिल जाए। तो इस बात से आप एग्री करते हैं कि अभी भी जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन नंबर्स के बावजूद वो सरकार में नहीं है? नहीं, हमारी सरकार मजबूत है, सभी लोग पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है और मजबूती से प्रदेश हित के लिए हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत फायदा प्रदेश को होने वाला है। जैसे आप समझे कि हमारा स्टेट पहली बार, हिमाचल ऐसा राज्य बना है जो दूध उत्पादक को एमएसपी मिला है जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। और दूध की जो कीमतें हैं, आप हैरान होंगे, 10 रुपए लीटर से लेकर 15 रुपए लीटर का एकदम इजाफा किया। उसकी पीछे सोच क्या है कि बजट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने हमारी जो रूरल इकोनॉमी है उसको मजबूत करना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करना पड़ेगा, फैसले लेने पड़ेंगे, तभी जाके होंगे ना, खाली बोलने से तो कुछ नहीं होगा। तो हम अपने आप में पहला राज्य बनाए कि जो दूध में एमएसपी देने वाला। उससे बहुत सारे, जहां भी मुख्यमंत्री जी रामपुर, क्या रेट हो गया अपने दूध का यहाँ पे? देखो, बात यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर हमारी माता और बहन के जेब में 10 से 12 हजार रुपया जेब में हर महीने आएगा, तो वो स्वाभाविक तौर पे अपने बच्चे को पढ़ा सकती है और अपने को भी, अपने पति पे उतना निर्भर नहीं करेगी। इसके बाद जो फीडबैक आ रहा है, अब जो है मिल्क फैट के जरिए जो हम एक्वायर करते हैं तो उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई और इसको लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है। अभी 225 करोड़ रुपए का मिल्क प्रोसेसिंग का प्लांट धर्मशाला के पास लग रहा है। योजना ये है
कि लोगों को, किसानों को, बागवानों को, ऐसे लोगों को मजबूत करना है, इसके लिए फैसले लिए। या आप समझें कि आज हम अनाथ बच्चों के लिए चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कानून के जरिए, भाषण में नहीं, कानून बना के पहला राज्य बना देश के अंदर जिन्होंने उन बच्चों को ये अधिकार दिए। आप उनके रहन सहन में, उनके पढ़ाई में आपने देखना परिवर्तन क्या है, उस पर स्टोरी करो किसी दिन, और किस तरह से वो बच्चे आज घूमने जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, हवाई जहाज के जरिए जा रहे हैं, 3 स्टार होटल में ठहर रहे हैं। तो उनकी तो कोई वोट पॉलिटिक्स नहीं थी। ये वो काम है जो समाज के लिए जरूरी थे। मुख्यमंत्री जी ने इन कामों को करके दिखाया। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमने आज हिमाचल प्रदेश, आप ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो मक्की को हमने आ भी गया, मार्केट में भी आ गया, जो हमारी सिविल सप्लाईज की शॉप है उसके थ्रू भी, और अब हम इसको देश के अंदर भी ऑनलाइन बेच रहे हैं। ऑर्गेनिक मक्की 30 रुपए किलो हमने किसानों से लिया, और गेहूं जो है 40 रुपए लेंगे ऑर्गेनिक। इस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। आपने एक वादा और किया था कि हम किसानों का गोबर भी खरीदेंगे। ठाकुर जयराम विधानसभा पहुंच गए थे गोबर लेके, खरीदा ही नहीं आपने? नहीं, गोबर के लिए हमने शुरू कर दिया। आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं बता दूं, 3 रुपए किलो के हिसाब से पिछले दिनों शुरू किया इस योजना को, जहां लोग चाह रहे हैं। और ये बात आपकी सही है कि ज्यादातर लोग, किसान अपने खेतों में उसको यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये योजना शुरू हो चुकी है। जो ये कंट्रोवर्सीज रही लगातार सीरीज, जो मतलब जिससे हिमाचल की काफी बदनामी रही, क्योंकि आप इस वक्त मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहाँ से ये छोटी छोटी चीजों के पीछे सरकार अटक जाती है? समोसा कांड हुआ, उसकी जांच सीआईडी से हो रही है। मुख्यमंत्री को मुर्गा जंगली परोसा जा रहा है, उसका मेन्यू कोई बना रहा है, उसका वीडियो कोई बना रहा है, वो जारी हो रहा है। तो ये जो गलतियां हैं क्या है? सुसु करने पर 5 रुपए का प्रावधान, हीटर ले जाने पर टिकट, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये इतने बड़े बन के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उभरी क्यों? देखिए, इसके पीछे 2-3 बड़े कारण जो हमें समझ आते हैं। एक तो जब चुनाव आता है किसी दूसरे राज्य में, कहीं भी, आप दिल्ली के चुनाव की बात कर लें, महाराष्ट्र में चुनाव था, तो हमारे प्रदेश के जो विपक्ष के लोग हैं उनको एक एजेंडा दिया जाता है कि हिमाचल कांग्रेस सरकार है, कम सम है, सरकार है हमारी 2-3 राज्य में। उनको एक नीति के तहत टारगेट करने के लिए इनको एजेंडा मिलता है कि आप उन सरकारों की कुछ ऐसी चीजें नेशनल लेवल, पूरे प्लानिंग के साथ काम होता है। अब आपने जिक्र किया समोसे की जो है सीआईडी जांच की बात हुई, इसको गलत ढंग से प्रेजेंट किया गया। वो ऐसा प्रेजेंट किया मीडिया ने कि चीफ मिनिस्टर साहब के लिए जो समोसा लाया था वो किसी और ने खा लिया, फिर उसकी जो है सीआईडी जांच बुलाएगी, जबकि ये उल्टा है। वो फंक्शन सीआईडी ऑफिस में था, मुख्यमंत्री जी ना समोसा खाते हैं ना मुर्गा खाते हैं। अब आप बताओ, ये कोई इश्यूज है? इश्यूज होने चाहिए, इश्यूज पे बात होनी चाहिए। अगर आप हिमाचल का जिक्र दूसरे राज्यों में करना चाहते हैं, सीआईडी तो आपके अंतर्गत ही काम कर रही है ना। सीआईडी नहीं, कुछ भी नहीं था ये केवल राजनीतिक मजबूरी से इसको बनाया गया। वो उनका इंटरनल मैटर था डिपार्टमेंट का कि हमने फलानी चीज लाई, वो किसने खाई। उसमें कोई सरकार ने थोड़ी बोला कि आप इसकी सीआईडी इंक्वायरी करो। सब ऑल रबिश, नॉन इश्यूज। दुर्भाग्यपूर्ण कि हिमाचल प्रदेश को इन चीजों में घसीटना, हमारा और आपका सबका ब्रांड खराब होता है। हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, लोग इसको आना चाहते हैं हिमाचल में, चाहे टूरिस्ट है, चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए कि यहाँ के लोग मेहनती है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लोग सिक्योर फील करते हैं। अगर हम अपने छोटी सी मंशा के लिए प्रदेश के ब्रांड को खराब करेंगे, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं। विपक्ष और सत्ता पक्ष ये अलग चीजें हैं, लेकिन पहले हमारा हिमाचल होना चाहिए। ये वो ऐसी सारी चीजें हुई दूसरे राज्यों के चुनाव की मद्देनजर, विपक्ष के नेताओं ने इसमें चुटकियां ली, कई जगह पार्टीज की, उसमें समोसे मंगाने, मीडिया को बुला के उस समोसे के ऊपर फोकस करना। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इन चीजों से कोई ज्यादा फायदा किसी को नहीं। और जो मुर्गा मेन्यू में आया, किसने छापा, वो किसने अब वीडियो मैं बनाया? मुकेश जी आपको बताता हूं कि इतना सिंपल है कि लाइव दिखा रहे हैं, सर प्रोग्राम हो रहे हैं। पहली बार सरकार डोडरा क्वार आपने सुना होगा, वहां मुख्यमंत्री लोगों के बीच जा रहे हैं, वहां लोगों में मेले जैसा माहौल था, इतनी खुशी थी लोगों में, कोई पार्टीबाजी नहीं, पीपल वर सो हैप्पी।
कि मुख्यमंत्री हमारे बीच आ रहे हैं, सरकार हमारे बीच आ रही है, रात गुजार रहे हैं। मेला पुराने जमाने में जो होता था वो माहौल था। अब ये एक सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह लोग विचारधारा अलग है, कोई मुर्गा जंगली नहीं। हमारे पहाड़ों में जो मुर्गे होते हैं वो जंगली आपने देखे होंगे, व्हाइट वाले नहीं, दूसरे जो कलर्ड होते हैं वो जंगली जैसे होते हैं। और मुख्यमंत्री जी तो ना मुर्गा खाते हैं ना नॉनवेज खाते हैं। ये क्या इश्यूज है? 2 बच गए और एक सुसु टैक्स कुछ भी नहीं था, कहाँ है बताओ? किसको लगा? वापस ले लिया। किसने दिया? आज तक बताए कोई किसको लगा? हीटर पे आधा कुछ किराया। नहीं है कागज। मैंने आपको बताया कि वो सारी एक कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें जानबूझ के लोगों ने इसके पीछे दिमाग लगा के किया है। लेकिन हमारे सरकार और मुख्यमंत्री इन चीजों से रुकने वाले नहीं। इरादे बड़े मजबूत हैं। जो करना है, जिस इरादों को लेके आए हैं, वो बार बार कहते हैं हम संरक्षक हैं लोगों के। 75 लाख लोगों ने हमें मौका दिया, उनके जो रिसोर्सेज है उनकी रक्षा करेंगे। जो लूट मच रही है ना लूटेंगे ना लूटने देंगे। माफिया कोई भी हो, वो आप समझे माइनिंग माफिया हो चाहे और कोई माफिया हो, चाहे पिछली सरकार में पेपर लीक माफिया था, पेपर बेचने वाला माफिया था, उन सबको खत्म करेंगे। ये निश्चय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया और वो बड़े हार्ड डिसीजन इसके लिए लेने वाले। चाहे नशा माफिया की बात आखिरी सवाल मेरा, जो जनता इस वक्त अपने को देख रही है टीवी के माध्यम से, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी ये प्रोग्राम जा रहा है लाइव, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ऑपरेशन लोटस से डर लगता है? नहीं, अब कोई हमें ना उस वक्त डर था ना आज कोई डर है। मैं आपसे अपने दिल की बात करता हूं। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि कुछ लोगों को मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को समझना चाहिए। वो इन चीजों से डरने वाले नहीं है। अगर डर होता तो उस वक्त भी हम 2-3 लोगों से कंप्रोमाइज हो सकता था। उसके जो हीरोज थे वो तो 2 ही थे ना, बाकी लोग तो लपेट में आ गए। आज वो तो समझ रहे हैं कि कहां के रहे। हीरोज जो थे 2 थे, क्या उनसे बैठ के बात नहीं हो सकती? लेकिन सिद्धांतों पे होगी। नाम थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, नाम सभी दुनिया जान रही है, मेरे को याद नहीं रहता। वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। लक्ष्य बड़ा साफ है। प्रदेश के लिए लोगों ने जब तक भेजा है, प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के लिए काम करना है। और उन्होंने ये आपदा में भी दिखाया। और दुनिया के लोगों ने मुख्यमंत्री जी की आपदा के दौरान जो उन्होंने काम किया, उसकी तारीफ करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। उनमें इनके नेता भी हैं, माननीय शांता कुमार जी जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे, या आप नीति आयोग के जो लोग हैं, या IMF के लोग हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग हैं, सब लोगों ने उस बात को देखा है। दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार उन्होंने मेहनत की और लोगों के बीच खड़े रहे। मतलब कुल मिला के लबो लबाब निकालें तो ये है, एक शेर के थ्रू में रखना चाहूंगा जो सुक्खू भाई का अंदाज है और जिसका आप अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि तमाम रास्ते सजा दिए जाएं, तमाम रास्ते सजा दिए जाएं, हम आ गए हैं, कांटे बिछा दिए जाएं, जिनकी आवाज से तन्हाई में खलल पड़े, वो परिंदे शाख से उड़ा दिए जाएं। थैंक यू। देखिए, हम तो एक ही कामना लेके करते हैं कि जो हमारा 3 साल का कार्यकाल बचा है, ईमानदारी के साथ जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, इरादे मजबूत हो, मुश्किलातें आती है। मैं समझता हूँ ये 2 साल का सारी मुश्किलातें अब दूर हो गई है। आगे का समय प्रदेश और प्रदेशवासियों को आगे बढ़ने का है और नया वर्ष का समय है। मैं आपके चैनल का भी, आप लोगों ने शिमला के अंदर प्रोग्राम किया, इसके लिए आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि बहुत अच्छा प्रयास रहा और आपके साथ ये बातचीत बहुत अच्छी रही। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चौहान जी, आप हमारे मंच पे आए और इसकी शोभा में 4 चांद आपने लगाए। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू भाई साहब। और इसी तरीके से लगे रहिए, जमे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर नरेश चौहान जी।